नमस्कार। आज हम लोग अध्ययन करेंगे साउंड से संबंधित क्वेश्चन और उससे पहले इसकी जानकारी। ये ध्वनि है ऊर्जा की एक रूप होती है जो हमारे कानों के में श्रवण की संवेदना उत्पन्न करती है। भौतिक विज्ञान की दृष्टि से ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसके संचरण के लिए किसी न किसी भौतिक माध्यम यानी कि ठोस, द्रव, गैस की आवश्यकता अनिवार्य रूप से होती है। और जो ध्वनि है, निर्वात में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है। इसी कारण से अंतरिक्ष में 2 व्यक्ति आपस में बात नहीं सुन सकते हैं। आगे इसको देखेंगे। देखिए यहाँ पे यह है कि यह क्या है, इसके बारे में ये समझिए कि ध्वनि क्या है। तो यांत्रिक तरंगे हैं, यांत्रिक तरंगे हैं, इसको याद रखिएगा। यांत्रिक तरंग, और उसके बाद से इसमें ये याद रखना है कि यह इसमें ठोस, द्रव, गैस की आवश्यकता यानी कि भौतिक माध्यम की आवश्यकता होगी, उसी में यह चरण या संचरण कर सकता है। यानी कि ठोस हो गया, ठोस, द्रव और गैस, यह 3 चीज इसको आवश्यकता होगी। मतलब कि तीनों में चल सकती है, निर्वात में नहीं चल सकता है। तो ध्वनि के बारे में टॉपिक समझ गए। अब देखिए ध्वनि की जो प्रकृति होती है, यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रकृति क्या है। तो उसमें याद रखिएगा अनुदैर्ध्य है। इसकी जो प्रकृति है अनुदैर्ध्य है। अनुदैर्ध्य यानी कि ध्वनि मुख्य रूप से अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं और इनमें माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा में समानांतर कंपन करती है। इसको याद रखिएगा। ध्वनि जो होती है पूछ देता है कि इसका प्रकृति क्या होता है, तो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। इसमें आधा ध है, इसको आधा ध से याद रखिएगा। संपीड़न क्या है, तो ध्वनि तरंगों के संचरण के दौरान वह क्षेत्र जहां माध्यम के कण एक दूसरे के अत्यधिक आसपास आ जाते हैं और दाब अधिक होता है। ठीक। विरल क्या है, तो ध्वनि संचरण का वह क्षेत्र जहां माध्यम के कण एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं तथा वायु का दाब सामान्य से कम हो जाता है, यानी कि विरल जो होता है। संपीड़न क्या होता है कि संपीड़न में जो माध्यम के कण जो होते हैं एक दूसरे के नजदीक यानी कि पास पास आ जाते हैं, और विरल क्या होता है कि वह जो कण है, जो माध्यम के कण है, वह दूर दूर हो जाते हैं, जिस वायु का दाब सामान्य रूप से कम हो जाता है। ठीक है, यह हो गया। आगे देखेंगे। यह दिया है कि ध्वनि के प्रमुख गुण जो होते हैं, गुण क्या है, इसमें याद रखिएगा। लाउडनेस हो गया, 3 चीज है इसमें। प्रबलता यानी कि तीव्रता हो गया, तारत्व हो गया और गुणता हो गया। इस पे क्या है कि ध्वनि तरंगे जो होती है, प्रबलता जो होती है वह क्या है कि वह ध्वनि की माध्यम यानी जो ध्वनि तरंग के आयाम जो दिया हुआ है कि प्रबलता या तीव्रता जो होती है वह ध्वनि के आयाम पर निर्भर करती है, यानी कि आयाम पर निर्भर करती है। आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि ही उतनी तेज सुनाई देगी और इसे डेसिबल में मापा जाता है। तो यही ध्वनि का नापने का जो होता है इकाई होती है, डेसिबल होता है, ये याद रखिएगा। यानी कि प्रबलता जो होगी उसके आयाम पर निर्भर करता है और जितनी आयाम अधिक होगा ध्वनि उतनी तेज सुनाई देगी। ठीक है। तारत्व क्या है, दूसरा है तारत्व है। तारत्व ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है, यानी कि तारत्व जो है ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। उच्च आवृत्ति वाली तीखी यानी कि पतली जैसी आवाज आएगी, जैसे महिला की आवाज जो होती है उनकी तारत्व यानी कि आवृत्ति पर निर्भर करता है, उसका तारत्व अधिक होता है। और निम्न तारत्व जो होता है यानी कि शेर की दहाड़ जो होती है, यानी कि पुरुष या शेर की दहाड़ जो होती है ना, वह जो है निम्न आवृत्ति की होती है। यानी कि जो आवाज कम या जैसे महिला की तारत्व जो होता है ना वह अधिक होती है, इसलिए वो तीखी सुनाई देगी। और जो है शेर है उसका जो है आवृत्ति यानी कि निम्न आवृत्ति होने के कारण से उसके भारी आवाज आता है। आगे देखते हैं गुणता। गुणता यानी कि क्वालिटी, यह वह विशिष्ट गुण है जिसके कारण हम समान प्रबलता और समान तारत्व वाली 2 अलग अलग ध्वनि जैसे बांसुरी, गिटार के बीच आसानी से अंतर कर पाते हैं। ये याद रखिए कि गुणता के कारण से किसी 2 यानी कि हर समान प्रबलता यानी कि समान तारत्व वाली 2 अलग अलग ध्वनि है, जैसे बांसुरी हो गया और गिटार के बीच की जो आवाज जो सुनाई देता है उसका अंतर हम कर पाते हैं गुणता की वजह से। ठीक, ये 3 चीज आपको याद रहना चाहिए। यह है कि प्रबलता यानी कि तीव्रता जो होती है ध्वनि के आयाम पर निर्भर करती है, जिसका आयाम अधिक होगा वह अधिक उतना ही तेज सुनाई देगा। तारत्व जो होता है आवृत्ति पर निर्भर करता है, जिसकी आवृत्ति उच्च होगी, जैसे उच्च आवृत्ति वाली जो होगी उसकी जो आवाज होती है तीखी और पतली होगी, और निम्न आवृत्ति वाली आवाज जो होगी भारी और जैसे यहाँ पे तीखी है ना, तो तीखी की जगह पर जैसे हम लोग का भारी आवाज आता है, जैसे पुरुष के और महिला में देखिएगा, महिलाओं का तीखी आवाज आती है, पतली आवाज आती है, उनकी आवृत्ति अधिक होती है। यानी कि तारत्व पर निर्भर आवृत्ति पर निर्भर करता है, तारत्व अधिक होता है। निम्न आवृत्ति जो होगी तो आवाज भारी होगा। ठीक है। तो यह 3 चीज आपको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। आगे देखेंगे। यह एनसीईआरटी के क्वेश्चन में आ जाता है, एनसीईआरटी में पूछ देता है
जैसे यह विभिन्न माध्यमों में जो चाल होती है 25 डिग्री सेल्सियस पे है। यह चाल जो है इसको याद रखिएगा, चाल इसमें कौन सा है? तो एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा होता है। ठोस में जो होता है एल्युमिनियम में 6420 मीटर प्रति सेकंड होता है। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। लोहा का हो गया 5960 है मीटर प्रति सेकंड है। समुद्री जो जल है जल का मतलब कि द्रव होता है तो 1530 है और वायु में 346 मीटर प्रति सेकंड है। यहाँ पे ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्था पर निर्भर और घनत्व पर निर्भर करती है। यानी कि जो भी ध्वनि की चाल आवश्यकता होगी, मतलब कि किसी भौतिक माध्यम में अगर चलती है ध्वनि तो ठोस द्रव गैस के माध्यम में चलती है, उसको माध्यम की आवश्यकता होती है और ध्वनि की प्रत्यास्था जो होगी और घनत्व पर भी निर्भर करता है। तो याद रखिएगा कि जो ध्वनि की चाल है माध्यम की प्रत्यास्था और घनत्व पर भी निर्भर करता है। तो आगे देखते हैं। देखिए, प्रभावित करने वाले कारक हैं चाल, यानी कि ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कौन कौन से चाल हो सकते हैं? तापमान से यानी कि टेम्परेचर से देखना है कि क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद से आर्द्रता से क्या प्रभाव पड़ेगा और दाब से क्या प्रभाव पड़ता है। यह 3 चीज याद रखिएगा। तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, यानी कि वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है। ठीक है, ये प्रति सेकंड की बात कर रहा है। ठीक, आर्द्रता हो यानी कि आर्द्रता अगर होगा तब क्या होगा कि नमी बढ़ने पर वायु का घनत्व कम हो जाता है, यानी कि नमी बढ़ने पर वायु का घनत्व कम हो जाता है जिससे चाल बढ़ जाती है। यानी कि बरसात के मौसम में आवाज दूर तक जाती है। दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गैसों में दाब परिवर्तन का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आगे देखेंगे। इसको दिया हुआ है कि ध्वनि तरंगों की आवृत्ति और परास क्या होता है। ठीक है, अपश्रव्य इंफ्रासोनिक जो होता है, श्रव्य हो गया और पराश्रय हो गया। यानी कि इंफ्रासोनिक हो गया, ऑडिबल हो गया और अल्ट्रासोनिक हो गया। 3 तरह के आप लोग याद रखिएगा। 20 यानी कि जो 20 हर्ट्ज से कम हुआ जिसे मनुष्य नहीं सुन सकता है, ये विशाल आकार के स्रोतों में उत्पन्न होती है, जैसे हाथी, व्हेल, भूकंप के दौरान यह उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यानी कि याद रखिएगा कि जो ऑडियो इंफ्रासोनिक जो होता है यानी कि अश्रव्य जो होती है 20 हर्ट्ज से कम होगा, यानी कि इससे 20 हर्ट्ज से कम होगा। इसको याद रखिएगा, हर्ट्ज से। ठीक, यानी कि इससे जो कम होगा वह इंफ्रासोनिक बोलते हैं। 20 से 20,000 के हर्ट्ज के बीच जो होता है आवृत्ति, यानी कि 20 से लेकर के 20। देखिए, इस तरह से 2 तरह से हम लिख सकते हैं हर्ट्ज में, इस तरह से लिख सकते हैं हर्ट्ज में, या तो 20 के HZ ऐसे भी लिख सकते हैं। यह जो है मनुष्य इस आवृत्ति को संवेदनशील होता है, सुन सकता है कान से। यह स्पष्ट से सुनाई देता है, यानी कि यह इसीलिए इसका नाम हो गया श्रव्य, यानी कि ऑडिबल जो सुनाई देता है मनुष्य को। 20 से 20,000 के बीच जो होता है हर्ट्ज में, उसको मनुष्य सुन सकता है और 20,000 से ऊपर तक आप मनुष्य नहीं सुन सकता है। ठीक, इसकी जो देखिए पराश्रय तरंग बोलते हैं, यानी कि अल्ट्रासोनिक। याद रखिएगा, इससे जो कम होगा यानी कि 20 हर्ट्ज से कम होगा तो इंफ्रासोनिक, 20 से 20,000 के बीच होगा तो श्रव्य यानी कि ऑडिबल होगा, और 20,000 से जब ऊपर होगा तो पराश्रय तरंगे यानी कि अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। यह जो है अल्ट्रासोनिक जो होती है श्रव्य जो तरंगे होती है, पराश्रय तरंग होती है, उसको चमगादड़, कुत्ते, डॉल्फिन इन्हें सुन सकते हैं और उत्पन्न कर सकते हैं। चिकित्सा यानी अल्ट्रासाउंड और सोनार की तकनीक से इन्हीं तरंगों का व्यापक प्रयोग किया जाता है। जैसे चिकित्सा में और सोनार तकनीक में इन्हीं तरंगों का व्यापक रूप से उपयोग होता है। यानी कि अब देखिए कि परास क्या समझिए, 20 हर्ट्ज से कम होगा यानी कि इंफ्रासोनिक बोलते हैं, इंफ्रासोनिक यानी कि अवश्रव्य तरंगे, और 20 से 20,000 के बीच में होगा तो श्रव्य तरंगे, और 20,000 से अगर अधिक होगा तो पराश्रय तरंगे होगी जिसको मनुष्य नहीं सुन सकता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, यहाँ से 20 से 20,000 के बीच में मनुष्य सुन सकता है, 20 से कम को इंफ्रासोनिक, 20,000 से उसको बोलते हैं अधिक को अल्ट्रासोनिक। ठीक, आगे देखेंगे। ध्वनि से जुड़े प्रमुख भौतिक प्रभाव इसमें देखना है। इको हो गया, अनुनाद हो गया, रिरेस हो गया, डॉपलर प्रभाव हो गया। ठीक, इसको आप समझिए क्या होता है। इको क्या आता है? इको जो होता है किसी सतह से टकरा करके वापस आती है और कान में प्रभाव डालता है, यानी कि वह जो हमारे कान पर प्रभाव डालता है 0.1 प्रति सेकंड तक रहता है, यानी कि 1/10 सेकंड रहता है। अतः जो प्रतिध्वनि होती है वह प्रतिध्वनि न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर होनी चाहिए। जैसे कि आप लोग कभी सुने होंगे या फिल्म में देखे होंगे कि पहाड़ पर कोई जाता है, वहां से बोलता है, पहाड़ से बोलता है तो वहां से वापस टकरा करके आती है आवाज, तो उसको
इको बोलते हैं, प्रतिध्वनि बोलते हैं। वह स्पष्ट जो होती है 17.2 मीटर की होती है, वह सुनाई देता है, यानी कि 17 मीटर मान के चलिए। इससे कम अगर रहेगा तो प्रतिध्वनि नहीं होगा। और मनुष्य के कान पर इसका प्रभाव जैसे प्रतिध्वनि का 1/10 भाग रहता है, यानी कि 1/10 सेकंड रहता है। ठीक, अनुनाद क्या होता है? तो बाहरी बल की आवृत्ति और वस्तु की प्रकृति आवृत्ति बराबर होने पर कंपन का आयाम अचानक बहुत बढ़ जाता है, जैसे कदम ताल से पुल टूट जाता है। ठीक है, अनुनाद के कारण से पुल टूट जाता है। अगर एक साथ, जैसे देखिए क्या होता है कि अगर एक साथ जैसे कदम ताल किया जाए, कदम ताल मतलब कि एक साथ पैर नीचे ऊपर किया जाए तो वह पुल टूट जाएगा। इसी के चलते वहां पे बराबर नहीं होता है। और देखिए डॉपलर प्रभाव क्या होता है? जब ध्वनि की स्रोत और श्रोता के बीच की गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति यानी कि पिच बदलती हुई प्रतीत होती है। जैसे देखिए डॉपलर प्रभाव को कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। ट्रेन की जो सीटी होती है, इसमें क्या होता है, जस्ट आप जैसे मान लीजिए कहीं पर आप खड़े हैं तो आपके नजदीक आती हुई ट्रेन अगर सीटी मारते हुए आ रही है तो जितने नजदीक आएगी आपको, जैसे दूर से आएगी तो धीरे 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 आपको अधिक सुनाई देगी, आपके पास आती है तो फिर आपसे जब दूर जाएगी तो वह अधिक से कम सुनाई देगी। तो इसी को डॉपलर प्रभाव है बोलते हैं। और डॉपलर नाम के व्यक्ति ने, वैज्ञानिक ने इसकी खोज किए थे। और ट्रेन की सीटी वहीं पे यही इसलिए जैसे में लिखा गया है। तो यह डॉपलर प्रभाव भी समझ गए। यह जो है देखिए परीक्षा उपयोगी जो क्वेश्चन है दिया हुआ है कि चाँद पर विस्फोटक की आवाज पृथ्वी तक नहीं सुनाई देती है क्योंकि अंतरिक्ष में पूर्ण निर्वात यानी कि वैक्यूम है और ध्वनि की ऊर्जा बिना किसी भौतिक माध्यम के यात्रा नहीं कर सकती है। यह बार बार पूछा जाता है। देखिए इसमें 3-4 चीज पूछा जाता है। ध्वनि में पूछता है कि ध्वनि की चाल कितना मीटर प्रति सेकंड होता है वायु में। दूसरा सबसे ज्यादा किस में होता है, यानी कि एल्युमिनियम में कितना का होता है। तीसरा होता है पिच पूछता है, तरत पूछता है, गुणक पूछता है। उसके बाद से जब हम सुनते हैं जैसे कि पराश्रय तरंग हो गए, अपश्रव तरंग होगी और श्रव्य तरंगे हो गई, तो इनको भी पूछता है कि कितने से कितने के बीच में हम लोग सुन सकते हैं। ठीक है, और डीबी पूछता है कि मतलब कि इसका इकाई मात्रा क्या होता है। ठीक, धन्यवाद। ऐसा ही था इसमें। आप लोगों को अच्छी वीडियो लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। इसी साथ में चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, एमसीक्यू पे। तो एमसीक्यू देखिए वहां पे देखते हैं ध्वनि की तरंगों की प्रकृति होती है, क्या होगा, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, प्रगामी और विद्युत चुम्बकीय। तो यह आपको बताना है कि ध्वनि की तरंगों की प्रकृति क्या होगी। तो अनुदैर्ध्य होगी, याद रखिएगा, ऑप्शन बी से हो जाएगा। ध्वनि की तरंगें जो प्रकृति होती है उसका अनुदैर्ध्य होगा, सामान्य तौर पे मतलब अनुदैर्ध्य ही होता है। इसका कारण क्या है इसमें याद रखिएगा, यह आधा ध मतलब याद करने के लिए ट्रिक बता रहे हैं कि ध्व है आधा ध है, इसमें भी आधा ध है, तो अनुदैर्ध्य को याद रखिएगा। यहीं पे प्रकाश को कभी कभी पूछ देता है कि प्रकाश क्या है, तो यह प्रकाश जो है अनुप्रस्थ होती है, यानी कि प्र है, इसमें भी प्र है, तो प्रकाश हो गया प्रस्थ। अनुदैर्ध्य जो होता है आधा ध होता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। ठीक है, सत्य किसके लिए है इसके आपको बताना है। इसको ध्रुवित किया जा सकता है, ये निर्वात में चल सकती है। तो अभी हम इससे पहले वाले नोट्स में हम लोग पढ़े थे कि ध्वनि की आवश्यकता भौतिक माध्यमों की आवश्यकता अनिवार्य रूप से होगी, यानी कि कोई ठोस होगा, कोई द्रव होगा और कोई या तो गैस होगा। इन तीनों में से कोई चीज आवश्यकता होगी, निर्वात में नहीं चल सकता है। तो यानी कि इसका आंसर ये गलत हो जाएगा। अब और उसके बाद से उपयुक्त सभी कथन, यानी कि सभी कथन में तो ये तो होगा नहीं, जब ये कट गया तो ध्रुवित नहीं किया सकता, ये भी गलत है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे इसकी चाल है 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, ये याद रखिएगा, ऑप्शन सी से हो जाएगा। जो ध्वनि की जो सत्यता होती है, मतलब सत्य है, इसमें जो ऑप्शन में दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पे ध्वनि की जो चाल होती है 300, यह क्या है याद रखिएगा, यह वायु में है, 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। वहीं पे एल्युमिनियम में पूछ देगा तो 5600 कुछ था, अभी हम लोग देखे थे। ठीक है, आगे देखेंगे अश्रव्य की आवृत्ति कितनी होती है। अश्रव्य, यह चीज आपको समझाए थे अभी। देखिए 20 हर्ट्ज से जब कम होगा, यानी कि 20 हर्ट्ज जो होगा एचजेड होता है, इससे जब कम होगा तो वह हो जाएगी अवश्रव्य। इनको इंफ्रासोनिक बोलते हैं, अवश्रव्य। ठीक है, श्रव्य 20 से 20,000 के बीच में होगा, 20,000 हर्ट्ज की, जैसे के नहीं होगा यहाँ पे एच हो जाएगा। देखिए एच जेड होगा, इनके बीच में जो दूरी मतलब आप सुनाई देगा, इसको श्रव्य बोलते हैं, ऑडिबल बोलते हैं, श्रव्य तरंगे होती हैं। और जब इससे जब अधिक होगा तो पराश्रय तरंग होती है, अल्ट्रासोनिक बोलते हैं, पराश्रय तरंगे। ठीक है, पराश्रय तरंगे। तो इसमें क्या हो गया, अवश्रव्य तरंग कौन सी हो जाएगी, तो 20 से कम होगा, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 20 से अधिक और यानी कि 20 हर्ट्ज से 20,000 के बीच में होगा तो इसको श्रव्य बोलते हैं। और इस 20,000 के बीच में भी अगर इसको भी है तो श्रव्य हो जाएगा। अब
ये जो है इससे अधिक होगा तो सुनाई देगा, इससे अधिक होगा तो पराश्रय तरंगे हो जाएंगी। अगर मान लीजिए 20,000 से अधिक जब होता है तो वह पराश्रय तरंग हो जाएंगे, अल्ट्रासोनिक हो जाएगा। तो इसको याद रखिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। आगे देखेंगे कि पराश्रय तरंग ध्वनि तरंग है जिसकी आवृत्ति क्या होगी, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा। यानी कि पराश्रय जो तरंग होती है इसमें आप देखेंगे कि अल्ट्रासोनिक क्या हो जाएगा, 20 से 1,000 ये तो होगा नहीं, 1,000 से 20,000 ये भी नहीं होगा, 20 हर्ट्ज से अधिक 20 किलो हर्ट्ज। देखिए यहाँ पे यह चीज दिया हुआ है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यह है ना 20,000 एच जेड दे दिया, एच जेड दे दिया, तो इसको हम लोग इससे भी लिख सकते हैं 20, 1,000 को के से प्रदर्शित करते हैं, एच और जेड हो जाएगा। इससे अधिक जो होगा ऑप्शन 20 इसी से ही हो जाएगा, यह पराश्रय तरंग होती है। इससे 20 हर्ट्ज से कम होगा तो यह अवश्रव्य तरंग हो जाएंगी, और 20,000 हर्ट्ज से जब अधिक होगा तो इसको पराश्रय तरंग बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी से हो जाएगा। पराश्रय तरंग मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता है। यह जो है चमगादड़ के द्वारा, डॉल्फिन के द्वारा, कुत्ता के द्वारा यह सुना जा सकता है, लेकिन मनुष्य इसको नहीं सुन सकता है। मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 के एच जेड तक यानी कि 20,000 तक सुन सकता है। इसको याद रखिएगा। इसके बीच में मनुष्य सुन सकता है, इससे न नीचे सुन सकता है और न ही ऊपर सुन सकता है। तो इसमें यह क्या हो जाएगा, पराश्रय तरंगे मनुष्य नहीं सुन सकता है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। पराश्रय तरंगे चमगादड़, डॉल्फिन और कुत्ते सुन सकते हैं। इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पराश्रय तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था, तो यह गाल्टन ने किए थे। याद रखिएगा, जो गाल्टन थे उन्होंने प्रयोग किया था। गाल्टन का जो सीटी होता है, पराश्रय तरंग उत्पन्न किए थे और सीटी बजा करके उत्पन्न किए थे। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। शिकार पर बच्चों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ या डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं, तो इसमें आपको बताना है कि ध्वनि का अपवर्तन हो गया, विषमंदन हो गया, प्रकीर्णन हो गया, ये नहीं होगा। इसमें हो जाएगा ध्वनि, प्रतिध्वनि का निर्धारण होता है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। जैसे कि देखिए चमगादड़ हो गई, तो जब रात में चलती है वह पराश्रय तरंग छोड़ती है, और किसी सरफेस से जाकर के टकरा के जब वापस आती है तो उससे वह निर्धारण करती है कि कितनी दूरी पर है। इसका मतलब कि प्रतिध्वनि के कारण से वह पता लगाती है कि हमारे आगे या कहीं पर भी हमको कोई चीज सुनाई देता है। तो यह जो होता है पराश्रय तरंग हमेशा छोड़ती है, जो चमगादड़ होती है या डॉल्फिन होता है, तो वह प्रतिध्वनि निर्धारण करती है कि अब आगे सेफ है या नहीं है। तो इसका आंसर डी से हो जाएगा। कीड़ा तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। देखिए अल्ट्रासोनिक हो गया तो 20,000 से ऊपर हो गया, यानी कि 20 के हर्ट्ज से अधिक हो गया तो उसको अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। अल्ट्रा यानी कि सबसोनिक, इसमें सर ये हो जाएगा कीटों और हानि पहुंचाने के लिए तत्वों को घरों में दूर भगाने के लिए जो होते हैं ना, कीटों को भगाने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगे प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी से हो जाएगा। ध्वनि की तरत किस पर निर्भर करती है, यह आपको जानना है। तो इसका हो जाएगा, अभी हम लोग पढ़े थे, ध्वनि की जो तरत जो होती है ना, देखिए प्रबलता जो होती है वह आयाम पर निर्भर करता है, लेकिन तरत जो है यानी कि पिच जो निर्भर करता है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। उच्च आवृत्ति वाली तीखी आवाज और पतली आवाज आएंगी। तो आप लोग तरत जो होता है, महिलाओं का जो तरत होता है अधिक होता है, यानी कि आवृत्ति अधिक होगी तो उसकी तीखी आवाज यानी कि पतली आवाज आएगी, और जिसका निम्न तरत होगा यानी आवृत्ति होगी उसका आवाज भारीपन होगा। इसमें है तरत किस पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन ए सही होगा, आवृत्ति पर। ऑप्शन ए सही होगा। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई के लिए विमानों के आंतरिक भागों की सफाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज यूज द क्लीनिंग द इंटरनल पार्ट ऑफ एयरप्लेन्स, इसमें से किसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए ऑक्जेलिकम नहीं, अश्रव्य तरंग यानी कि इंफ्रासोनिक यानी कि 20 से कम, 20 हर्ट्ज से कम को तो नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें नहीं, यानी कि पराश्रय जो तरंग होती है उसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि विमानों के आंतरिक भागों को सफाई के लिए पराश्रय तरंग का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब हुआ कि 20 के एच जेड जो होती है ना ध्वनि, यानी कि आवृत्ति का प्रयोग करके उसको सफाई किया जाता है, यानी कि विमानों का, यानी कि ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि 20 से 20,000 हर्ट्ज की बारंबारता ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है। तो यह ऑडिबल होता है, इसको कई बार हम लोग समझ सके हैं। ये देखिएगा 20 से 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक जो है, यह जो इनके बीच को क्या बोलते हैं, तो इसको श्रव्य बोलते हैं, यानी कि ऑडिबल बोलते हैं, श्रव्य। जब इससे कम होगा तो उसको अश्रव्य बोलते हैं, अश्रव्य, यह इंफ्रासोनिक हो जाएगा। और जब इससे अधिक होगा तो उसको पराश्रय तरंग बोलते हैं, पराश्रय तरंग बोलते हैं।
और यह जो होता है इससे अधिक होगा। इसको इंग्लिश में अल्ट्रासोनिक बोलते हैं और अपश्रव्य को इंग्लिश में इंफ्रासोनिक बोलते हैं। ठीक, तो श्रव्य जो होता है, श्रव्य ऑडिबल 20 से 20,000 के बीच में होता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। हाइपरसोनिक होता है अल्ट्रासाउंड, पराश्रय तरंग को ही बोलते हैं इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक यानी कि 20 से कम हो जाएगा, 20 HZ से कम हो जाएगा। अल्ट्रासाउंड ये दूसरा चीज है, अल्ट्रासाउंड जो है ना ये दूसरा चीज है। ठीक है, तो इसका आंसर डी से हो जाएगा। आगे देखेंगे कि तरंग का वेग आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य संबंध होता है। तो यह जो देखिएगा लैम्डा गुणे आवृत्ति होता है, यानी कि जो वेग होता है ना, वेग वेग जो होता है, वेग समझिएगा, वेग जो होता है आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य होता है, आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य होता है, गुणे तरंग दैर्ध्य होता है, दैर्ध्य। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, यानी कि v बराबर क्या होता है, n इंटू लेमडा होता है। इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो ए सही हो जाएगा। यानी कि तरंग का जो वेग होता है आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य होगा, यानी कि v बराबर n लेमडा होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह है कि चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोटक सुनाई नहीं देता है, तो उसका कारण है कि वहां पे क्या है, गुरुत्वाकर्षण नहीं है और वायुमंडल नहीं है। तो गुरुत्वाकर्षण तो छोड़िए, वायुमंडल नहीं होने के कारण से यहाँ पे जो हम लोग अगर कोई भी विस्फोटक सुनाई नहीं देगा। कारण यह है कि ध्वनि जो होती है, ध्वनि को भौतिक माध्यम की आवश्यकता होगी, यानी कि ठोस द्रव गैस की आवश्यकता होगी। इसी कारण से वायुमंडलीय अनुपस्थिति के कारण से चंद्रमा के धरातल पर दूर तक, यानी कि दूर तक विस्फोटक नहीं सुनाई देता है। इसका आंसर ए से हो जाएगा। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है, क्योंकि क्योंकि ऑप्शन में दिया है कि अंधेरे में उसे साफ दिखाई देता है, नहीं, उसको साफ नहीं दिखाई देता। वह जो होती है ना कि अल्ट्रासोनिक तरंगे छोड़ करके, वह अल्ट्रासोनिक तरंगे छोड़ करके वह पता लगाती हैं, यानी कि प्रतिध्वनि के कारण से पता लगाती हैं। अब देखिए ट्यूपिक बहुत बड़ा होता है, नहीं, वे अति तीव्र ध्वनि पैदा करती है जिसका नियंत्रण करती है उसका, और कोई भी चिड़िया ऐसा कर सकते नहीं, कोई नहीं कर सकते, चमगादड़ का है। इसमें ऑप्शन सी से हो जाएगा कि वे अति ध्वनि तरंगे उत्पन्न पैदा करती हैं, उत्पन्न करती हैं और उसको नियंत्रण भी करती हैं। तो इसका आंसर सी से हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। यह है कि रात्रि चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु के बिना टकराए हुए उड़ती है। कारण है ऑप्शन, मतलब कि कारण है कि चमगादड़ों के इंफ्रासोनिक तरंगे निकालती हैं, इंफ्रासोनिक। तो इसमें इंफ्रासोनिक न चल के अल्ट्रासोनिक निकालती हैं। इंफ्रासोनिक हो गया 20 से कम हो गया, 20 हर्ट्ज से कम हो गया, लेकिन यह निकालती हैं 20 kHz से, यानी कि 20 किलो हर्ट्ज से अधिक निकालती हैं, तो उसको अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। तो ये जो हो गया कि आर जो है इसका कथन गलत, मतलब कि कथन एक सही है, बिना टकराए तो उड़ जाती है, तो कथन ए सही हो गया। लेकिन इंफ्रासोनिक जो होती है, इंफ्रासोनिक वह नहीं छोड़ती है, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। दोनों सही नहीं है तो ये आंसर होगा नहीं, दोनों सही है ये भी आंसर सही नहीं होगा। ये गलत है और परंतु आर सही है, तो ये सही है लेकिन आर गलत है, तो इसी के कारण से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि ध्वनि, वायु में ध्वनि की चाल है 232 मीटर प्रति सेकंड है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तब क्या होगा? दाब बढ़ाने पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, घनत्व पर निर्भर करेगा, लेकिन दाब पर प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा, 332 मीटर प्रति सेकंड। यह कई बार पूछता भी है। निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। देखिए ऑप्शन में दिया है कि स्टील है, वायु है, निर्वात है। तो निर्वात में तो वैक्यूम में तो चलेगा नहीं, जल में चल सकता है। तो देखिए सबसे ज्यादा किस में चलता है? तो ठोस में। इसमें ठोस कौन सा है? स्टील, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द्रव में उससे कम चलेगा, यानी कि द्रव जो हो गया जल हो जाएगा, और वायु यानी कि गैस हो गया। ठीक, तो सबसे ज्यादा चलता है ठोस में और सबसे कम चलेगा गैस में। तो ऑप्शन इसमें स्टील जो हो जाएगा ठोस होता है, ऑप्शन इसी हो जाएगा। यह है कि बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? देखिए बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद गर्जन सुनाई देता है। तो कारण यह है कि जो चमक होती है ना उसका चाल अधिक होता है, ठीक है ना, ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होता है। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी से हो जाएगा। प्रकाश की जो चाल होती है ना, प्रकाश की जो चाल, इसमें देखिए बिजली चमक रही तो उसकी प्रकाश की चाल अधिक होती है ध्वनि की अपेक्षा। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी से हो जाएगा। प्रकाश निर्वात में चल सकता है परंतु ध्वनि नहीं। ये इसको मत ध्यान दीजिएगा, ये ध्वनि तो देखिए निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती, ठीक है। तो जब ध्वनि नहीं सुनाई देगी तो अगर वहां पे ध्वनि नहीं सुनाई देगी तो हमको सुनाई कब दे देगा? ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी से हो जाएगा कि ध्वनि की जो चाल होती है प्रकाश की चाल से कम होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसमें
इस डी से हो जाएगा। वाई में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो 300, यहाँ पे दिया हुआ यह है तो 332 होता है, आसानी से हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो दे दिया था उसी को आंसर में। यह जगह 330 यानी कि 332 मीटर प्रति सेकंड होता है वाई में ध्वनि की चाल, तो आसान इसमें ए से हो जाएगा। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो ठोस माध्यम में, यह आप लोगों को कई बार बता चुके हैं। इसका आंसर ए से हो जाएगा। ठोस के बाद से द्रव, द्रव के बाद गैस, यानी कि सबसे ज्यादा ठोस में होता है, उसके बाद से द्रव में, उससे कम गैस में। ध्वनि का वेग विभिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होगा? यह है कि ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में समान होता है, भिन्न भिन्न होता है, ठोस में अधिक होता है, भिन्न भिन्न होता है, और द्रव में सबसे कम। नहीं, सबसे कम तो जो गैस में होता है। यहाँ पे देखिएगा, सबसे कम द्रव में नहीं, ये नहीं होगा। गैस में सबसे अधिक, ये भी नहीं होगा। सबसे अधिक ठोस में होता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। समान तो कभी होगा ही नहीं, ठीक। तो इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा। यह है कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किसी माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। किसमें होगा? तो इसमें लोहा हो जाएगा ना, यह ठोस है। ग्रेनाइट भी ठोस है, लेकिन लोहा में सबसे ज्यादा इसका घनत्व अधिक होने के कारण से, और प्रत्यास्थता भी अधिक है। प्रत्यास्थता और घनत्व पर निर्भर करता है ध्वनि के चाल, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी सी हो जाएगा। निम्न में कौन सा एक कथन सही नहीं है? इसको ध्यान देना है कि नहीं दिया हुआ है, यानी कि इसमें से 3 ठे सही होगा, एक गलत होगा। दिया हुआ है तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। तापमान पर निर्भर करता है। ये इसमें क्या हो जाएगा? ये सही है। गलत पूछ रहा है ना, मतलब कि क्वेश्चन के हिसाब से इसमें से ये सही है कि तापमान बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। ऑप्शन इसमें हम लोग चूज नहीं कर रहे हैं अभी। देखिए, उसके बाद वायु में ध्वनि का वेग ताप पर निर्भर नहीं करता है, ये भी सही है, यानी कि ये भी सही है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु का ध्वनि वेग कम होता है, नहीं। आर्द्रता की बढ़ने पर घनत्व तो कम हो जाता है, लेकिन वेग बढ़ जाता है, यानी कि ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। इसमें क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन के अनुसार यह जो है, यह नहीं है। और आयाम और आवृत्ति में परिवर्तन के माध्यम से वेग प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी से हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। दिया हुआ है कि वायु में ध्वनि का वेग, वायु में जो है ध्वनि का वेग ताप के बढ़ने से घटता है, ताप के बढ़ने से बढ़ता है, ताप के घटने से घटता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। बढ़ने से बढ़ेगा, यानी कि ताप अगर बढ़ेगा तो बढ़ेगा। यहाँ पे दिया घटेगा, यानी कि तापमान बढ़े घटेगा तो बढ़ेगा, ये दोनों नहीं हो जाए। और तापमान पर निर्भर आश्रित रहता है, इसमें ये भी अगर क्या आश्रित रहता है, तो इसमें ऑप्शन डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? यह है कि प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि की चाल बहुत कम होती है, ठीक है। इसमें दोनों सही है, ठीक है ना। रेलगाड़ी की जो भाप जो होता है ना, भाप सीटी के बाद सुनाई देता है, तो ये दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोनों सही है, कारण कि प्रकाश की चाल है ध्वनि की चाल से अधिक होती है, ठीक है ना। ध्वनि की चाल जो है प्रकाश की चाल से कम होता है। तो ये दोनों बातें सही है, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है। और ये जो है एक व्याख्या आर कर रहा है, तो इसका आंसर ए से हो जाएगा। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, यानी कि ध्वनि की जो चाल होती है उससे भी अधिक चाल पर चलती है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। वायु का वेग या उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में वेग के अनुपात को कहते हैं, तो उसको मैक संख्या बोलते हैं। इसका आंसर डी से हो जाएगा। वायु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या बोलते हैं? तो मैक संख्या बोलते हैं। ऑप्शन डी से हो जाएगा। मैक अंकों का प्रयोग के संबंध में किया जाता है, तो किसमें? वायुयान में किया जाता है मैक संख्या का प्रयोग। ऑप्शन सी से हो जाएगा। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है तो डेसिबल में मापा जाता है, डीबी में। डीबी बोलते हैं इसको, डीबी डेसिबल। ऑप्शन सी से हो जाएगा। देखेंगे साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता होती है। साधारण बातचीत में हम लोग जैसे अभी बात कर रहे हैं तो 30 से 40 डेसिबल में बातें कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि की वह विशेषता जो मादा ध्वनि को नर ध्वनि से उत्पन्न करती है, क्या कहलाती है? वह हो जाएगा तारत्व। तारत्व के कारण से, यानी कि तारत्व यानी कि आवृत्ति अधिक या तारत्व अधिक होगा तो पतली आवाज, और तारत्व कम होगा तो मोटी आवाज आएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखेंगे, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली सुनाई देती है? तो तारत्व, इसके पहले शुरू में हम लोग जाकर देखिएगा, इसको पढ़े थे। इसका आंसर बी से हो जाएगा। आगे देखेंगे कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज अधिक तीक्ष्ण होती है, क्योंकि महिलाओं का आवाज जो होता है ना, तारत्व जो होता है अधिक होता है। महिलाओं की जो तारत्व होता है, यानी कि आवृत्ति जो होती अधिक होती है, और पुरुष का तारत्व जो होता है कम होता है, इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक युवक पुरुष की आवाज की तुलना में छोटे बच्चों की आवाज अधिक प्रिय क्यों लगती है? तो वही तारत्व के कारण से होता है।
यह है कि बच्चे की आवाज का तरत्व पुरुष की आवाज की तरत्व की तुलना में कम होता है। नहीं, नहीं, बच्चे का तरत्व अधिक होगा, पुरुष का होगा तरत्व कम होगा। यानी कि बच्चे की आवाज की तरत्व पुरुष की आवाज की तरत्व की तुलना से अधिक होगा। इसका आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, वही तरत्व आवृत्ति हो जाएगी इसमें। तरत्व जो होता है ना, तरत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी ए से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यदि सितार तथा बांसुरी एक ही स्वर बजाया जाए तो उनके ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से किस अंतर के कारण से होता है? गुणता के कारण से। ध्वनि की जैसे देखिए, तरत्व अधिक होगा तो पतली आवाज और मोटी आवाज होगी। तरत्व यानी कि आवृत्ति अधिक होगी, कम होगी तब, यानी कि तरत्व पे हो गया। प्रबलता कुछ और चीज है। पूर्णता जो होता है एक ही, जैसे कि ट्यूनिंग पर, यानी कि सितार और बांसुरी को बजाते हैं तब उसका भेद करने के लिए आपको गुणता की आवश्यकता होगी, यानी कि इसमें ऑप्शन डी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों को उत्पादित नहीं होता है? ध्रुवण, विवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन। ध्रुवण नहीं होता है, ऑप्शन इसे हो जाएगा। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वो अधिकतम सीमा है जिसके ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता है, तो 95 से अधिक आदमी नहीं सुन सकता है, और 30 से 40 डेसिबल में हम लोग बातें कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें ऑप्शन डी से हो जाएगा। निम्न में किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? जिसमें ज्यादा होगा तो ये देखिए, उड़ान करते समय। इसका आंसर डी से हो जाएगा, ऑप्शन डी से हो जाएगा। नजदीक आती हुई रेलगाड़ी की सीटी आवाज बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने पर रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है। उदाहरण किसका? तो यह आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे जान लीजिए, डॉपलर प्रभाव का नियम होता है। डॉपलर वैज्ञानिक ने इसका जो नियम प्रतिपादित किए थे, इसीलिए इनका उन्हीं के नाम पर पड़ा था डॉपलर प्रभाव। ऑप्शन डी से हो जाएगा। एक अंतरिक्ष यात्री हमें सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है, क्योंकि कारण है कि वहां पे देखिए क्या दिया है कि देखिए, आवाज के लिए मतलब ध्वनि के लिए हमको भौतिक माध्यम की आवश्यकता होगी, लेकिन अगर जहाँ नहीं होगा, वायुमंडल नहीं होगा, कोई नहीं होगा, तो सुनाई नहीं सुन सकता है। उत्पादित आवृत्ति यानी ध्वनि से अधिक होती है। रात्रि में तापमान बहुत कम और अधिक होता है। ध्वनि की प्रसारित करने के माध्यम नहीं होता है। यह माध्यम देखिए, ठोस, द्रव और गैस, इन माध्यम में से कोई ना कोई एक चीज चाहिए, तो इसमें नहीं होता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों को घटित नहीं होती है? इसमें दिया है कि इसमें दोनों घटित नहीं होती है। तो ध्रुवण जो होता है ना, प्रकाश और ध्वनि में घटित नहीं होता है, ध्रुवण पोलराइजेशन बोलते हैं। इसका आंसर सी से हो जाएगा। चिल्लाते समय यदि हमेशा हथेली के मुंह पर क्यों रखते हैं? जैसे कि हम लोग चिल्लाते हैं तो हथेली पर क्यों रखते हैं? तो उसको सीधी दिशा में इंगित करने के लिए होता है। जो ध्वनि का सिर्फ दिशा एक ही दिशा में उसको इंगित कर होगा, तो इसलिए ऐसा ऐसे हो जाएगा। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए होता है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो अब इसमें दिया है कि परावर्तन है, अपवर्तन है और शोषण है और चाल है। इनमें से ये दोनों नहीं होंगे। इसमें हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा परावर्तन। किसी सतह से जा करके टकरा करके फिर वापस उसी पर आ जाती है, तो इसको प्रतिध्वनि बोलते हैं। और यह 17.2 मीटर कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये पूछता भी है, डायरेक्ट पूछ देता है कि प्रतिध्वनि होने के लिए कितने मीटर की दूरी जरूरी है? तो 17 मीटर आता है, 17.2 भी है। लेकिन हमेशा क्वेश्चन में जब आ जाएगा तो 17.2 हो गया तो ठीक है, नहीं तो 17 है तो 17 मीटर मान सकते हैं। प्रतिध्वनि में जो आवाज डबल सुनाई देता है, इको होता है, उसी को बोलते हैं, और परावर्तन के कारण से होता है। वो अब एक और चीज पूछता है कि मनुष्य के कान में ध्वनि कब तक, कितने सेकंड तक रहता है? तो 1/10 सेकंड रहता है। इसका आंसर ए से हो जाएगा। प्रतिध्वनि का कारण ऑप्शन ए से हो जाएगा, ध्वनि का परावर्तन। नेक्स्ट देखेंगे कि स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि के बीच की दूरी होनी चाहिए, तो 17 मीटर। अभी हम लोग देखे थे, ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि रडार की कार्यप्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। रडार का, तो रडार जो होता है रेडियो तरंगों की अपरावर्तन के कारण होता है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच समय का अंतराल होना चाहिए, तो 1/10 सेकंड, यानी कि सेकंड से अधिक, 1/10 सेकंड से अधिक। ऑप्शन सी से हो जाएगा। अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास फाइबर आदि के ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य कारण क्या है? तो उसमें कारण है कि ध्वनि को अवशोषण के लिए होता है, जिससे कि प्रतिध्वनि को रोका जा सकता है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान पर कितने सेकंड तक रहता है? तो 1/10 सेकंड से अधिक होता है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? प्रतिध्वनि जो उत्पन्न होते हैं किसके कारण से? तो वह परावर्तन हो जाएगा। ऑप्शन सी से हो जाएगा। इसके बारे में बहुत डिटेल पढ़ लेंगे हम लोग।
क्या कि एक व्यक्ति को अपने प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी पर खड़ा रहना पड़ेगा? फीट में दिया हुआ है। देखिए 17 मीटर होता है, तो 17 तिया 51 हो गया ना, 17.2 मीटर होता है, तो 17 तिया 51 और 56 के करीब होगा, इसका आंसर बी से हो जाएगा। 56 फीट होता है, फीट में पूछ रहा है, तो अगर मीटर को हम लोग चेंज करेंगे तो फीट 56 फीट हो जाएगा। यह देखिए कितना घुमावदार क्वेश्चन, बस घुमावदार ये पूछ दिया है कि 17 मीटर को याद रखेंगे तो 17 तिया 51 उसी के आसपास अगर लगाएंगे तो लग जाएगा, ऑप्शन बी से हो जाएगा। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह जीडीसी में पूछा गया था। यह जो हो जाएगा परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्टेथोस्कोप क्या होता है? जो डॉक्टर होते हैं ना, डॉक्टर वह लगाते हैं, अल्लाह जो जिसको बोलते हैं उसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं, वह परावर्तन के कारण से यानी कि उसी सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन ई से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि प्रतिध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न होती हैं, इसमें से कौन तरंग प्रतिध्वनि परावर्तन के कारण से, ऑप्शन सी से हो जाएगा। सोनार अधिकांशतया प्रयोग में लाया जाता है, तो सोनार किसके? अंतरिक्ष यात्री या स्वचालक यानी कि इंजीनियर के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा, तो यह नौ संचालक के द्वारा किया जाता है प्रयोग, ऑप्शन डी से हो जाएगा। अनुरणन काल और हाल के आयतन के बीच का संबंध प्रतिपादित किसने किए थे? तो ये हो जाएंगे सेविल ने, ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे पूजहीन हाल का अनुरणन काल होता है, इसका आंसर इस हो जाएगा, 0 सेकंड होगा, इसका आंसर इस हो जाएगा। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया है। कारण ये है कि अगर एक साथ अगर उनको अथी कर दिया जाए, मतलब कि एक साथ अगर पैर रख दें तो टूट जाएगा, अनुनाद के कारण से होता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। पैरों में उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने की खतरा रहता है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, संभव है किस पर? तो यह अनुनाद के कारण से होता है, इसका आंसर इसे हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास के टुकड़े हो जाते थे, यदि ऐसा संभव भी हो तो ध्वनि के किस गुण के कारण से होता है? तो वह हो जाएगा अनुनाद के कारण से, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अनुनाद के कारण से वह टूट जाता था। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण है तो अनुनाद के कारण से होता है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। रेडियो का समस्वरण स्टेशन दौरान होता है, तो इसका अनुनाद हो जाएगा, इसका भी, इसका आंसर बी से हो जाएगा। जब किसी स्थान पर 2 लाउडस्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठा श्रोता को ध्वनि सुनाई नहीं देती, इसका कारण क्या है? तो यह हो जाएगा व्यतिकरण के कारण से, इंटरफेरेंस के कारण से होता है, ऑप्शन सी बी से हो जाएगा। समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश पर बनाए जाते हैं, प्रकाश घर बनाए जाते हैं, जहाँ बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाजों को संकेत भेजते हैं। कभी कभी जहाज का नीरव क्षेत्र में पहुंच जाता है जहाँ सायरन की सुनाई नहीं देती है, नीरव क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तो वह हो जाएगा व्यतिकरण, ऑप्शन बी से हो जाएगा। जब हम कमरे के अंदर बैठते रहते हैं, यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं तो नहीं, परंतु उनकी आवाज अवश्य सुन लेते हैं, इसका कारण क्या है? तो विवर्तन के कारण से सुनाई देता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति से होने वाले उतार चढ़ाव को क्या बताते हैं? उसको डॉपलर प्रभाव पर बोलते हैं, इसका आंसर बी से हो जाएगा। डॉपलर प्रभाव संबंधित है तो किसे ध्वनि से संबंधित है, इसका आंसर ए से हो जाएगा। पास आती हुई रेलगाड़ी सीटी की आवृत्ति तीव्रता बढ़ती जाती है, इसे किस घटना के डॉपलर प्रभाव के कारण से, ऑप्शन बी से हो जाएगा। वायु आर्द्रता से ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्रता क्या होगा इसमें? वायु आर्द्रता में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना से अधिक, उसकी आर्द्रता में क्या हो जाएगा? घनत्व कम हो जाएगा। जब आर्द्रता बढ़ती है तो उसका घनत्व जो होता है ना शुष्क से कम हो जाता है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग तो देखिए माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, नहीं, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये तो नहीं होगा। गैसों में अधिक होता है, नहीं, द्रव में न्यूनतम, ठोस में अधिकतम होता है, द्रव में न्यूनतम, नहीं, गैस में न्यूनतम होता है, यानी कि ठोस में अधिक और गैसों में न्यूनतम, ऑप्शन डी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। इसमें से कथन में से सही नहीं है, देखिए गैसों में ध्वनि तरंग की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति को परासर नहीं, ये नहीं होगा, परासर तरंग नहीं होगा। यह जो होता है 20 हर्ट्ज से जब अधिक होगा तो उसको परासर तरंग, 20 से कम को क्या बोलते हैं? तो अश्रव्य तरंग बोलते हैं। इसमें हो जाएगा नहीं, ये सर 20 से हो जाएगा, मतलब कि जो इसमें से कौन एक सही है? तो यह जो है कहलाते हैं परासर तरंग, ये सही नहीं है, हाँ सही नहीं है, इसमें आंसर बी से हो जाएगा। ये पूछ रहा है कि सही नहीं है, ऑप्शन बी से हो जाएगा, ये गलत है।
आगे देखेंगे निम्नलिखित में से एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण के लिए किया जाता है, तो उसका अवरक्त तरंग होती है। और देखे होंगे जैसे कि टीवी का रिमोट है तो उसमें अवरक्त तरंग ही प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन इसमें सी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक माध्यम से चाल अधिक होती है, इसमें से आपको बताना है। तो इसमें देखिए तो अगर है कि निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की चाल अधिक होती है, लकड़ी में। इन ऑप्शन के हिसाब से देखना है। इसमें क्या हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। 100 सेंटीग्रेड पे भी जल में कम हो जाएगा ना वायुमंडल की अपेक्षा, तो इसमें बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि एक जेट वायुयान 2 मैक वेग से हवा में उड़ता रहता है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड हो तो वायुयान की चाल कितनी होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 से गुणा कर लेंगे। इसका मैक संख्या उसी पे है, वेग पर ही, तो इसे 2 से गुणा कर लेंगे। इसका आंसर डी से हो जाएगा। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस पर तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिक होगी, तो उसमें हो जाएगा लोहा। ऑप्शन डी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि एक जैव पद्धति जिससे पराश्रय तरंग ध्वनि उपयोग की जाती है। देखिए क्या दिया है कि पराश्रय तरंग उत्पन्न होती है, सोनोग्राफी, ईसीजी, ईईजी और एक्सरे। तो एक्सरे तो प्रकाश होता है, ईसीजी और ईईजी। ईसीजी जो होता है ये कार्डियोग्राम होता है, यानी कि इसका जो बोलते हैं हृदय के लिए करते हैं, और यह जो होता है मस्तिष्क के लिए क्या होता है, सोनोग्राफी होता है। सोनोग्राफी जो होता है यह जो है पराश्रय तरंग उत्पन्न करती है। सोनोग्राफी किस में आता है, तो जैसे पेट में जो भी जैसे किडनी हो गया और अमाशय होगा, इसको शेप नापने के लिए सोनोग्राफी का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए से हो जाएगा। कौन सी तरंगे शून्य से संचरण नहीं कर सकती है, शून्य में संचरण नहीं कर सकती है, वह जो है ध्वनि हो जाएगा शून्य में संचरण नहीं कर सकती है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। दिया है, इसमें दिया हुआ है ए है, डब्ल्यू है, एस है, वाई हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, और यह हो जाएगा इस यस से इस्पात हो गया ना, वेग होंगे। तो इसमें देखिए इस्पात में ज्यादा होगा, यानी कि इस्पात यानी यस से डब्ल्यू भी एस ज्यादा होगा, उसके बाद से डब्ल्यू, उसके बाद से ए। ऑप्शन इसमें कौन सा ज्यादा हो जाएगा, ये हो जाएगा ए होगा, ए डब्ल्यू ए, ठीक है ना। तो इसमें सबसे ज्यादा होता है, मैंने इसमें देखिए ये दिया है ये लेस देन, सबसे ज्यादा इसमें हो गया, उससे कम इसमें, उसमें कम इसमें। ऑप्शन ए से हो जाएगा। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती है तो उसको निर्वात में नहीं चल सकती है, यानी कि वैक्यूम में नहीं चल सकती है, ठोस द्रव गैस में चल सकती है। इसका भौतिक माध्यम की आवश्यकता होगी ध्वनि चलने के लिए, तो इसमें ऑप्शन डी से हो जाएगा। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुरेखन के लिए प्रयोग होता है क्या कहलाता है, तो सोनार हो जाएगा। ऑप्शन बी से हो जाएगा। पराध्वनिक विमान नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करते हैं, तो यह हो जाएगा पराश्रय या पराश्रय। कोट है ऑप्शन में दिया हुआ है, एक याद रखिएगा, ऑप्शन बी से हो जाएगा। इसको काट देते हैं क्योंकि दोनों एक ही दिया है, पराश्रय तरंगे, तो इसमें ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है इको साउंडिंग प्रयोग होता है। इको साउंडिंग यानी कि समुद्र की गहराई मापने के लिए कहता है इको साउंडिंग का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन सी से हो जाएगा। एकास्टिक विज्ञान है, एकास्टिक विज्ञान क्या है, तो ध्वनि से संबंधित है, एकास्टिक विज्ञान। ऑप्शन बी से हो जाएगा। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितनी होती है, तो वह 7 dB होता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। निम्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, तो सोनार होता है। सोनार जो होता है वस्तुओं को पता लगाने के लिए, ऑप्शन बी से हो जाएगा। मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है, जिससे कि क्या होगा, मेघ गर्जना दोनों कारक कर्पटल प्रवाह के दबाव के प्रवाह के कारण के लिए, इसका आंसर हो जाएगा बी। वायु में तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति। ऑप्शन सी से हो जाएगा। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है, तो वह डेसिबल में मापी जाती है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। और यह लुसेंट का 88 क्वेश्चन था, जिसमें ध्वनि से संबंधित था क्वेश्चन। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक होगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।